नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब बात मंथन की। सन 84 सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नवंबर 1984 से दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई थी। इसके अगले ही दिन यानी 1 नवंबर 1984 से दिल्ली समेत पूरे देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। दिल्ली में बड़े पैमाने पर सिखों का कत्लेआम हुआ, लेकिन और उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर पूरे देश में इस कत्लेआम में दूसरे पायदान पर रहा। यानी ये बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर कानपुर आता है जहां सर्वाधिक हत्याएं सिखों की हुई। अगर सिख दंगा की बात करें तो 1255 केस सामने आए हैं और 127 सिखों की हत्या हुई है, जिसका सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन अब दोबारा जांच शुरू हो गई है, लेकिन ये दर्द शायद ही आज की जनरेशन समझ पाए। इसीलिए मंथन में आज सन 84 हत्या, लूटपाट, आगजनी, 5000 के करीब निर्दोष सिखों की हत्या। शायद आप में से आधे लोग इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर न्याय भी मिला तो 30 साल लग गए और कुछ ऐसे केस भी थे जिनमें सबूत तक नहीं मिले, या सबूत कम पड़ गए, या सबूत कुछ असरदार लोगों को बचाने के लिए मिटा दी गए। अकेले कानपुर शहर एक ऐसा नगर है जिसमें दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा कत्लेआम देखा, नरसंहार देखा। कानपुर में भी दंगों के दौरान 127 सिखों की हत्याएं की गई। सिखों का कहना है, सिख संगठनों का कहना है कि 1 नवंबर 1984 को कानपुर में सिखों का कत्लेआम किया गया। लेकिन इस मामले में बहुत दिनों तक कोई एफआईआर ही नहीं दर्ज हुई। बाद में जब एफआईआर दर्ज की गई तो स्टेटस रिपोर्ट में कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण यह बात कही गई और केस खत्म कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा से जख्म उभर आए हैं, लेकिन इस बार न्याय की उम्मीद कुछ ज़्यादा है। एक याचिकाकर्ता मंजीत सिंह की वजह से दोबारा यानी तिबारा कहिए, कई बार ये जांचें हो चुकी हैं, एसआईटी गठित हो चुकी है, लेकिन घूम फिर कर ये मामला वहीं आकर रुक जाता है। एक बार फिर एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी की 6 सदस्यीय टीम पंजाब रवाना हो गई है। वो उन लोगों से जाकर बात करेगी जो 1984 के दंगा पीड़ित हैं और यहां से वो पलायन कर गए थे। अब आपको बता दें कि देश में दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यह मांग उठने लगी कि जो सिख विरोधी दंगों के नए सिरे से जांच होनी चाहिए। इसके लिए 10 अगस्त को 10 अगस्त को यह दावा किया गया कि एक घर के जो 2 बंद पड़े कमरे हैं उनमें एक 36 साल पुरानी घटना के कई साक्ष्य मिले हैं, जिनमें इंसानी खून और शरीर के कुछ अंश के अलावा शवों को जलाए जाने के भी साक्ष्य शामिल हैं। अब 35 केसों की दोबारा जांच शुरू हो गई है, जिनके साक्ष्य ही नहीं मिले हैं। दिवंगत पूर्व राज्य मंत्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा का भतीजा राघवेंद्र सिंह उर्फ छोटे राजा भी नरसंहार में शामिल था। किदवई नगर और नवस्ता इलाके में भी, कानपुर का ये इलाके हैं, बड़े पैमाने पर दंगा हुआ, हिंसा हुई, कई लोगों की हत्याएं की गई। सूत्रों के मुताबिक, या जो जांच है, हम सूत्रों को क्यों कहें, जो जांच पड़ताल जो एसआईटी की अब तक हुई है उसमें एक नाम गुड्डू निगम का भी आया है। ये कहा गया कि सबसे बड़ी भूमिका गुड्डू निगम की भी दी सिखों के नरसंहार में। एसआईटी ने उसका सत्यापन भी कर लिया है। जांच कितनी भी हो पाए, लेकिन ये घाव क्या भरेंगे? और जांच की आंच आई तो क्या कई अपराधी हत्यारे अब उम्रदराज हो गए होंगे या बीमार होंगे, तो क्या उनको वास्तव में सजा मिल पाएगी? एक दृष्टि
हम डाल लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पर ये चल रहा है। सिख विरोधी दंगा कानपुर के आलोक में, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हत्याएं और सर्वाधिक जो जुल्म हुए वो कानपुर में हुए 1984 में। ये सब तो ये बातें जो भी SIT जांच या लिखा पढ़ी में है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं भी दे दूं माफ कीजिएगा, कि कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में जो तत्कालीन कलेक्टर थे ब्रजेंद्र, उनको केंद्र बिंदु बनाकर कई बार सिख संगठनों ने प्रदर्शन किया और कहा गया कि ब्रजेंद्र ने खुद लॉ एंड ऑर्डर को इतना शिथिल कर दिया था, लोगों को उकसा दिया था कि लोगों की भीड़ सिखों के प्रतिष्ठानों को जला रही थी, लोगों को निकाल निकाल कर मार रही थी। जो जहां मिल रहा था पगड़ी वाला सिख दिखा के कत्लेआम कर दिया, मतलब कत्ल कर दिया। इस तरीके की बातें, इस तरीके के आरोप लगे तत्कालीन DM ब्रजेंद्र पर। और इन सब के बीच जो कत्ल है, मौत का नंगा नाच, उसके बीच कुछ ऐसे भी शख्स थे कानपुर में और उत्तर प्रदेश में जिन्होंने तमाम सिख परिवारों की रक्षा की। ऐसे ही एक पूर्व सांसद अब इस दुनिया में नहीं है, चौधरी हरमोहन सिंह, उन्हें जीवन रक्षक पुरस्कार भी मिला इसीलिए, और राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा में भी नामित किया तमाम लोगों का जीवन बचाने में। 1984 के दंगों में तमाम सिख परिवारों की रक्षा करने के लिए पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह को जीवन रक्षक पुरस्कार भी मिला था, और वो अपने इसी अच्छे काम के लिए राज्यसभा में भी गए और लगातार, और इस हरमोहन सिंह जी से लगातार हम लोग जब कभी बात करा करते थे, कोई भी प्रसंग चलता था तो वे इसका जिक्र जरूर करते थे कि कानपुर में किस तरीके से सिखों पर अत्याचार हुआ, और फिर किस तरीके से उन्होंने लोगों को बचाया, उस मंजर का वो जिक्र किया करते थे। अब जिस वक्त ये 1984 में ये जो नरसंहार हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री या दिवंगत प्रधानमंत्री, उस दौर में वो प्रधानमंत्री ही थी जब उनकी हत्या की गई, तो पूर्व कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरीके से पूरे देश में, चूंकि उनकी हत्या उनके पगड़ीधारी सिख अंगरक्षकों ने ही कर दी थी, तो पूरे देश में सिखों के खिलाफ एक माहौल बना, और जो नहीं होना चाहिए, बहुत शर्मनाक, पीड़ादायक तमाम घटनाएं पूरे देश में हुई। और कुल मिलाकर अगर जो भी स्थितियां रही हैं, तमाम जो परिस्थितियां रही हैं, वो देखी लोगों ने। हमने तमाम दंगा आयोग हुए, रंगनाथ आयोग हुआ, तमाम लोग पेश होते रहे। 1984 का वो दौर था, उस वक्त मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था, और जब ये सब पूरा हो रहा था, उस सड़कों का वो मंजर मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि कैसे लोग भीड़ की भीड़ जा रही थी, सिख व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों से तोड़कर कोई टीवी लेकर जा रहा था, कोई कुर्सियां लेकर जा रहा था, कोई गोलक लेकर भाग जा रहा था, तमाम इस तरह की। मतलब कुल मिलाकर ऐसा लगा कि कानपुर में, उत्तर प्रदेश में और देश में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। और ये आरोप तत्कालीन कलेक्टर ब्रजेंद्र पर लगा कि उनकी सरपरस्ती में PAC और पुलिस ने प्रतिष्ठान लुटवाए, और इसी दौरान तमाम निर्दोष सिख परिवारों की हत्याएं की गई। तमाम ऐसे सिख परिवार थे जो अपने केस कटाकर चुपचाप किसी तरीके से यहां से निकले, तमाम लोगों को निकाला गया। ये बड़ा दर्दनाक मंजर था, और इस करीब 10-12 घंटों तक ये नंगनाच होता रहा, तांडव होता रहा, मौत नाचती रही मानवता पर। उसके बाद एक ये हुआ कि भाई अब बहुत, उसके बाद पुलिस ने जब तलाशी लेनी शुरू की, तो हमें अच्छी तरह वो मंजर याद है कि सड़क के बीचों बीच जो डिवाइडर होता है, रोड डिवाइडर पर टीवी, फ्रिज और तमाम तरीके के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का ढेर लगे हुए थे। गिरफ्तारी के डर से लोग फेंक गए थे चौराहों पर। वो दृश्य सोचकर ही हम लोग सिहर जाते हैं कि किस तरीके से वो घटनाएं हुई थीं। रंगनाथ मिश्रा आयोग बना, उसके बाद जस्टिस रंगनाथ आयोग ने तमाम सुनवाइयाँ की, तमाम चीज़ें की, लेकिन अब समय समय पर एक इसके पहलू हैं, दर्द भरी ये दास्तां है, ये जख्म शायद कभी नहीं मिट पाएंगे। तमाम लोगों सिखों का पुनर्वास भी हुआ है, लेकिन अभी भी इनकी लड़ाई लड़ रहे जो संगठन हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई अभी न्याय अधूरा है, तमाम परिवारों को अभी न्याय नहीं मिला, तमाम लोगों जो मारे गए वो रजिस्टर्ड ही नहीं, कहीं हिसाब किताब ही उनका नहीं है।
तो ये सब तमाम तरीके की चीज़ें हमने एक छोटा सा दृष्टांत बताया कि कक्षा 10 का मैं विद्यार्थी था और मैंने जो मंजर इस दंगे का देखा था वो मैंने आपको बताया कि किस तरह पीड़ा, घरों में घुसकर किस तरीके से आतंक, हत्याएं और लूटपाट, आगजनी, ऐसे वैसी लोगों के एक समूह के समूह जा रहे थे और लोगों की हत्याएं कर दे रहे थे। शहर के तमाम कोने कोने से बुरी बुरी खबरें आ रही थी। इस बीच मानवता की रक्षा करने वाले लोग भी वो थे जिन्होंने मानवता की रक्षा की, सिख परिवारों की रक्षा की। लेकिन तमाम आयोग बने। कानपुर कोतवाली में एक सेल बना हुआ है, वहाँ वर्षों से काम चल रहा था शिथिलता पूर्वक। जो भी कहीं एक खाना पूरी करने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त हुए, बीच बीच में होता रहा। लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि इसमें एक इच्छा शक्ति की कमी रही, चाहे जिसकी सरकारें रही हों, लेकिन इच्छा शक्ति की एक बहुत बड़ी कमी रही कि वास्तव में समयबद्ध तरीके से जांच करा के दोषियों को दंड। बहुत सारे लोग, पता नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि तमाम लोग तो पता नहीं कहाँ होंगे, किस स्थिति में होंगे, पूरी जिंदगी उन्होंने मौज में काट ली, उनको न्याय नहीं, सजाई नहीं मिली, और लोगों को तमाम सिख परिवार पीड़ित पता नहीं मर खप गए, उनको न्याय नहीं मिला। तो वास्तव में बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, सिस्टम का फेल्योर है ये बहुत बड़ा। और बीच बीच में जब वोटों की राजनीति शुरू हो जाती है, कभी अगर किसी दल को कांग्रेस को नीचा दिखाना हुआ तो वो 84 के दंगे याद दिला देता है, किसी को अगर बीजेपी को नीचा दिखाना हुआ तो वो गुजरात का जो दर्द है वो बयां कर देते हैं। लेकिन चाहे गुजरात हो, चाहे 84 के दंगा पीड़ित हो, कत्ल तो मानवता का हुआ। ये तमाम सवाल हैं। एक नए सिरे से फिर ये कहा गया, 2019 में तत्कालीन डीजीपी अतुल ने एक एसआईटी गठित की थी, वो जांच शुरू हुई थी। अब एक नए सिरे से अभी दोबारा उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन 1-2 दिन में, 4 दिन में हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सिख संगठनों ने एक तरीके से दबाव बनाया था और वो सरकार से कहा जा रहा था कि नए सिरे से जो चीज़ें छूट गई उनकी जांच करके दंडित किया जाए लोगों को। तो उसी के आलोक में एक एसआईटी गठित हुई, जांच कमेटी हुई, और ये खबर आई, आज ये खबर आई सुबह से कि नहीं, एक टीम गई थी, एक बंद पड़ा मकान से कुछ सबूत वगैरह कलेक्ट किए गए हैं, और अब एक टीम पंजाब भी रवाना हुई, ऐसी खबरें भी आ रही। लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी करने को तैयार नहीं, लेकिन खबरें सच हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। तो ये सब बड़ा उलझा हुआ मामला है। और दंगों की रिपोर्टिंग कुल मिलाकर तमाम उत्तर प्रदेश के पत्रकारों ने की, और कानपुर में दंगे और 1984 के दंगे और उसकी जांच, उसके आयोग, उसकी तमाम बारीकियों, किसे न्याय मिला, किसे नहीं मिला, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां थी, ये सब तमाम चीज़ें बहुत ही, इन सब सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने वाले देश के जाने माने पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार। लेकिन कुल मिलाकर ये आपसे ज़्यादा कौन बेहतर बता सकता है। जब इस पर खबर आई, हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, इस पर आज हमको मंथन करना चाहिए, तो उसी समय मुझे लगा कि आपसे बेहतर इन चीज़ों को कौन जानता है। आपने तमाम सैकड़ों हजारों खबरें लिखी होंगी, तमाम आयोगों की सुनवाई आपने देखी होगी, तमाम पीड़ितों से आपने बात की है। चूँकि आप जन सरोकारी पत्रकार हैं, तो मुझे एक ये बताइए कि क्या उस दौर से अब तक क्या बाधाएं थी, क्या सिस्टम कहीं आड़े था, क्या चीज़ें थी। एक तो जो अपने अनुभव पहले साझा करिए दर्शकों से, और फिर जो बाधाएं थी, अब तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, वो बताइए। महेश जी, आप नाना एवटी आयोग और रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे, दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये कैसे हुआ और कैसे कौन कौन से अवयव, कौन कौन से तत्व थे जो अभी तक बार बार ये मांग करनी पड़ रही कि फिर जांच करिए, फिर पुनर्वास करिए। हाँ, जस्टिस रंगनाथ कमीशन जब ये गठित हुआ था तो उस दौरान तो मैं सर्किट हाउस पे इंक्वायरी बैठती थी, जस्टिस साहब आते थे, तो रिपोर्टिंग मैंने की थी। उसके बाद नानावटी कमीशन गठित हुआ, लेकिन उसकी कोई यहाँ पर कोई ऐसी हलचल या कोई ऐसी कोई कार्रवाई या उसकी विजिट यहाँ पर नहीं सुनाई दी। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं कि दबौली में एसआईटी के वो कुछ साक्ष्य जी, एसआईटी गठित की थी 84 के दंगों को लेकर के, उसके बाद उसे आदेश था कि 6 महीने को रिपोर्ट देगी जो भी है, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक भी नहीं आ पाई। और पोजीशन ये है कि उस रिपोर्ट को 24 एफआईआर में से 19 एफआईआर पे उसे जांच करना शुरू किया, और उसी कड़ी में दबौली के एक मकान में उसे पता लगा कि
कुछ साक्ष्य वहाँ मौजूद हैं, तो उसका दावा है एसआईटी का कि वहाँ पर ब्लड के कुछ और मानव शरीर के कुछ हिस्से, इस तरह के कुछ बहुत ही जबरदस्त फैक्ट फाइंडिंग उसने कुछ करने की कोशिश की अपनी तहकीकात में। हालांकि वहां से जुड़े हुए जो सिख परिवार जो लोग रहते हैं, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो सामान्य घर है, कमरे की पुताई वगैरह करवा रहे हैं हम लोग। तो ये परस्पर विरोधी दावे हैं, लेकिन एसआईटी अभी भी अपने इस दावे पे कायम है कि उसे कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो ये दंगे में आपको दुर्गेन जी बता दें कि 127 मौतें हुई हैं, जो ये आधिकारिक तौर पर है। तो वैसे जस्टिस वीएम तारकुंडे ने भी एक रिपोर्ट अपनी पीयूसीएल की थी, तब वो रिटायर्ड हो गए थे। तो पीयूसीएल जो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी सेंटर चलाते थे जी, तो उन्होंने तो बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट दी थी। तो उनकी रिपोर्ट को तो सेट असाइड कर दिया गया, यानी किनारे कर दिया गया, उसको कंसिडर ही नहीं किया किसी भी जांच कमीशन ने। उन्होंने एड्रेस के साथ मतलब मैं कहूंगा कि कम से कम 700-800 लोगों के मरने की, ये फिगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जस्टिस वीएम तारकुंडे की रिपोर्ट मैंने काफी पहले देखी थी, तो उसको तो उन्होंने टच ही नहीं किया। लेकिन जो हुआ है उसमें भी इतना कुछ नहीं हुआ कि जिससे सिख कम्युनिटी, सिख समुदाय के लोग संतुष्ट हो सके, चाहे वो मुआवजे का इश्यू हो, चाहे वो दंगों में दोषी लोगों को सजा देने का इश्यू हो। तो इसलिए अभी जो उनके घाव हैं वो हरे हैं। और 31 अक्टूबर 84 की जो घटना है, तो अब जब भी ये तारीख आती है तो उनके घाव हरे हो जाते हैं। मीडिया भी एक रस्म अदायगी कर लेता है स्टोरी करके। लेकिन एसआईटी के गठन के बाद भाजपा सरकार से कुछ लोगों को, सिखों को उम्मीद जगी थी कि कुछ होगा, लेकिन एसआईटी भी 6 महीने के बजाय 2022 हो गया है, 19 से, यानी कि फरवरी 19 में एसआईटी गठित की गई थी, लगभग 2.5 साल हो गया है। और अभी भी समझिए लगभग 36 साल बाद एसआईटी का गठन हुआ था, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो दुर्गेन जी बड़ी निराशाजनक, और ये इस घटना की कोई अभी तक वैसी जांच ना आने, और एसआईटी का ये दावा जो मानव रक्त और शरीर के कुछ नमूने एक साथ तो ये जो शवों के कुछ जला देने की इस तरह के साक्ष्य उसको मिले हैं, तो अब आगे देखिए क्या होता है, हमें इंतजार करना होगा। महेश जी, ये बड़ी बहुत सारगर्भित तरीके से आपने चीज़ों को बता दिया कि क्या क्या अब तक रही हैं। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बार बार आती है कि क्या इस तरीके के जो बड़े नरसंहार हैं, जिनका सही मायने में इनकी जांच होकर दोषियों को दंड समय पे मिलना चाहिए, जो पीड़ित हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य से इस देश में ये राजनीति का मुद्दा बन जाते हैं और बनते रहते हैं। तो जब जो आप बात कह रहे हैं ना कि इस तरीके से जब जो रस्म अदायगी की बात कहे, मैं सहमत हूं आपसे कि मीडिया भी अगर कहीं उसको कुछ लगता है कि इसमें उसका टीआरपी की कोई गुंजाइश है 1% तो वो उसी पर आ जाता है। वो मूल या कहीं अभियान चलाकर जो आप लोग जिस तरह की पत्रकारिता करते थे उसका विलोपन होता जा रहा है धीरे धीरे। ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन बात सत्य है ये। लेकिन अब कुल मिलाकर आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, राजनीति को बहुत करीब से देखा है आपने, बहुत तमाम नेताओं को देखा है आपने। राजनीति इसके लिए कितनी जिम्मेदार है कि अभी तक लोगों को बार बार ये मांग करनी पड़ रही है कि एक नए सिरे से जांच हो, एक नए सिरे से जांच हो? महेश जी। हाँ, नहीं, बात सही है कि देखिए अगर शुरू से देखें तो दंगों में जो प्रोवोकेशन होता है लोगों को, एक करने वाली बात है कि राजीव गांधी का ही बयान तब वो काफी बड़ा बचकाना सा बयान था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, इस तरह का उन्होंने बोला था। तो ये गलत हमने बजाय इसकी अपील करने के, खैर वो तो गई बात हो गई, राजीव गांधी भी अब नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में ये है कि जो भी किसी भी दंगे के लिए जो भी जांच आयोग गठित किए जाते हैं तो प्रक्रिया इतनी डेमोक्रेटिक और अपना जुडिशरी सिस्टम में जल्दी मामले हल नहीं हो पाते हैं, सभी जानते हैं। तारीख पर तारीख जो डायलॉग चलता है वो हकीकत है। तो इसी में ये 84 का दंगा भी इसी में एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ज्यादा रुचि इस दंगे में जो दोषी लोग हैं उनको पकड़े जाने की बात हो या दंगों की जांच में जो कुछ भी है, भाई ठीक है, रिहेबिलिटेशन वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन रिलीफ भी लोगों को दी गई, लेकिन क्या वो काफी? देखिए, जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर आदमी ही चला गया है तो आप कितनी भी रिलीफ देते रहिए तो उसका क्या मतलब है? लेकिन फिर भी काफी कुछ करने की कोशिश की कि चूंकि सिख कौम एक बड़ी बहादुर कौम होती है, उसने खुद अपने लोगों को उठाया और जो दंगे में अनाथ हुए बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया। मैं चूंकि इस दौरान जब रिपोर्टिंग करता रहा तो मुझे जो सिख रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमेटी के लोग मिलते रहे, कानपुर के भी लोग मिलते रहे, बाहर भी लोगों से मैं मिला। तो ये उस सिखों के संगठन ने ये जो बड़ी बहादुरी का और बड़ा अच्छा कार्य किया,
अपने साथियों के लोगों को एक राहत और पुनर्वासन के क्षेत्र में, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ ठोस नहीं हो पाया जिससे इस कम्युनिटी को जिससे संतुष्टि मिल सके कि हाँ दंगे हुए और हमारे जन की हानि हुई है, तो वो उसकी कुछ भी भरपाई, थोड़ी भी भरपाई हुई हो। महेश जी, आपको क्या लगता है कि अभी कसर कितनी रह गई? अभी जख्म भरने में भी क्या कसर है? क्या किस तरीके की चीजें अपेक्षित हैं समाज को और आप जैसे पत्रकारों को? देखिए, मुझे लगता है कि जब से योगी सरकार ने एसआईटी का जो गठन किया था और जिस तरह एसआईटी काम कर रही है, 6 महीने का टाइम देने की बात जो अखबारों में छाया हुई थी, तो मुझे लगता नहीं कि 6 महीने का टाइम इतने बड़े दंगे की जांच के लिए, जो भी जिस लेवल पे भी जांच हो रही है, तो उसको लेकर के एसआईटी इतनी जल्दी कर रही है, उसको टाइम और भी दिया जाना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि नई सरकार का गठन होने वाला है, शपथ ग्रहण होने वाला है 2-4 दिन में, तो सरकार की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सिख कम्युनिटी के लिए जो उसने जांच पिछले अपने कार्यकाल में गठित की थी एसआईटी के, उसको एसआईटी को इस बात के लिए डायरेक्शन दे कि इसकी जांच करके जल्द से जल्द कुछ रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें, ताकि कुछ तो हो। 19 एफआईआरों पर वो जांच कर रही है एसआईटी, और अब जो दबौली में उसको साक्ष्य मिले जैसा कि उसने दावा किया है, तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। तो वो उसके आधार पे अगर वो कहीं, महेश जी, वो ये भी दावा कर रहे हैं, जो आज खबरें हमने देखी, तमाम वेबसाइट्स पर हमने खबरें देखी, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि टीम पंजाब भी गई है, कुछ लोग जो माइग्रेंट थे जो यहाँ से पलायन कर गए थे, उनसे पूछताछ करने गई है। अब एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक तो 2019 से 2022 हो गया, तो मुझे लगता है एसआईटी को पूरा समय तो उसका हो ही गया होगा महेश जी, 3 साल से ज्यादा क्या वक्त चाहिए होगा? हाँ, नहीं, बात तो सही है आपकी, लेकिन फिर भी चूंकि एक प्रक्रिया जारी है और इसको लेकर के जो एक परस्पर विरोधी दावे हो रहे हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं एसआईटी टीम को, लेकिन अब योगी सरकार को चाहिए कि जो शपथ ग्रहण के बाद जो भी प्रायोरिटी में जो भी आदेश करें, क्योंकि भाई उनको तो जो भी उन्होंने वादे किए वो तो पूरे करने ही हैं, तो इस पर भी अगर एसआईटी को थोड़ा सा ये कहिए कि मतलब जांच तेज करके और रिपोर्ट जल्द से जल्द देने की बात करें, तो कुछ थोड़ा बहुत एक तरह से मरहम लग सकता है उन सिखों के घाव पर जो दंगा पीड़ित हैं। बहुत शुक्रिया महेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी बहुत करीब से इस पूरे जो अब जांचें हुई, आयोग बने, तमाम तरीके से चीज़ें निकल कर उनको बड़े करीब से देखा है, और उन्होंने बिल्कुल साफ बयानी भी की कि भाई अब जो कुछ कसर रह गई है, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जब दोबारा अभी शपथ लेगी तो फिर चीज़ें अपने आप में थोड़ा गति पकड़ेंगी, और उम्मीद है कि जो पीड़ित सिख परिवार हैं उनको न्याय मिल जाए। हमारी भी यही सरकार से मांग होगी, यही सरकार से गुजारिश होगी कि जख्म बहुत गहरे होते हैं, दंगों के जख्म बहुत गहरे होते हैं, और जो परिवार ऐसे जख्म सहते हैं उसका दर्द वही बयां कर सकते हैं, उसकी पीड़ा वही जान सकते हैं। हमारे आप जैसे सामान्य आदमी को क्या पता कि दंगों का दंश क्या होता है, दंगों का दर्द क्या होता है, दंगों की बर्बादी क्या होती है।